after that the antihistaminic are the drugs. So उसी हिसाब से यहाँ पे हमको देखना है that the हार्मोन रिलेटेड ड्रग ही है ऐसे हमको बोलना है, बिकॉज थायराइड इज अ हार्मोन एंड एंटीथायराइड्स आर दी ड्रग्स. सो दिस टॉपिक एक्चुअली एसोसिएटेड विद द हार्मोन रिलेटेड ड्रग. इसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है, प्रोडक्शन रेगुलेशन ऑफ एंड एज वेल एज एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन. ठीक है, कैसे प्रोडक्शन होता है, रेगुलेशन कैसे होता है और एक्शन क्या क्या भी है थायराइड हार्मोन्स के, वो सब देखना है. अर्ली स्टडीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब उसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडीज हमको देखना है. एनाटॉमी and transportation of T3 and T4 ये भी हमको देखना है. Regulation of the thyroid hormone production and its secretion. Okay, and actions of thyroid hormones ये भी पार्ट है. Hyperthyroidism क्या होता है and how the drugs are going to regulate the thyroid hormones, that again we have to see. So first we are going to see the histology of the thyroid gland. Histology मतलब जो anatomical structure है, histology वो हम लोग देखने जा रहे हैं. Thyroid gland it contains actually numerous follicles. बहुत सारे उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं that we call thyroid follicles which compose of the epithelial follicular cells. ठीक है, जो follicular cells का बना रहेगा. या number of follicular cells are joined to form the follicle. ठीक है, also between the follicle there is a parafollicular cells which produces the calcitonin. अभी जो ये है जो लोकेशन है थायराइड ग्लैंड्स का, which is exactly located into the neck region, which is a H-shaped gland, thyroid gland. और अगर इसका एनाटॉमी हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर देखें तो इसके अंदर क्या होता है, हायर्ड कार्टिलेज इज देयर व्हिच इज अबाउट द थायराइड ग्लैंड. ये एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें वहां पर मतलब लोकेटेड है. जस्ट पेरिफेरी टू द थायराइड ग्लैंड्स आल्सो. जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली द थायराइड ग्लैंड. रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है एच शेप ग्लैंड, दैट इज द थायराइड ग्लैंड. अबव व्हिच देयर इज अ थायराइड कार्टिलेज, थायराइड लिगामेंट्स. ठीक है, ये सब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. और बिलो द थायराइड ग्लैंड देयर इज अ ट्रोकिया. ठीक है, ट्रोकिया इज कॉल्ड एज विंड पाइप और व्हिच इज द पार्ट ऑफ एन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रोकिया. ठीक है, और जो रेड कलर में है व्हिच विल बी डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड इस्टेमस. मिडिल वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इस्टेमस, लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड मिडिल वाला जो एक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन पिरामिडल लोब. तो इस हिसाब से ये जो पार्ट रहेंगे वो थायराइड ग्लैंड के रहेंगे which is normally a H-shaped gland and located above the trachea below the thyroid cartilage in a neck region. ये नॉर्मल स्ट्रक्चर भी रहेगा. if there is a say hyperthyroidism, there is a inflammation of this thyroid gland. inflammation होकर के उसका साइज बढ़ जाएगा. now we are moving toward the next one, that is the production of the thyroid hormones. या thyroid hormones की हम लोग बात कर रहे हैं. अभी जो देखा हमने वो थायराइड ग्लैंड का था, thyroid gland का like location and its overall structure. Now this is a thyroid hormone that there are two types of thyroid hormones, T3 and T4. T3 and T4. So T3 जो है this is called as triiodothyronine and T4 is called as thyroxine. T4 is called as thyroxine. T3 and T4, there are two types of hormones are being produced into the थायराइड ग्लैंड, T3 एंड T4. अब ये T3 और T4 हम लोग कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं? बेसिकली दीज T3 एंड T4 आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉमन प्रिकर्सर वी कॉल टायरोसिन. टायरोसिन ये अमाइनो एसिड है, इसमें आप देख सकते हो अमाइनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, एक बेंजीन रिंग है, CH2 है. ठीक है, OH ग्रुप है. तो ऑल दीज आर द ग्रुप प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड वी कॉल अ टायरोसिन. और टायरोसिन के अंदर जो है वो टायरोसिन इज अमाइनो एसिड. टायरोसिन का आयोडीनेशन होकर के T3 और T4 दोनों भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. दैट डिपेंड्स. अभी आप देखते हो कि देख रहे हो कि इसमें जो कॉमन प्रिकर्सर है टायरोसिन है, अगर तीन आयोडीन मॉलिक्यूल लिंक होते हैं या आयोडीनेशन होने के बाद में 3 आयोडीन अगर लिंक होते हैं and there will be 2 tyrosine molecules are used for the each production of T3 and T4. 2 मॉलिक्यूल तो लगेंगे टायरोसिन के जो कि प्रिकर्सर है, प्लस आयोडीनेशन होने के बाद में 3 मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं या 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के लिंक होते हैं. उसके हिसाब से जो है वो T3 प्रोड्यूस होगा या तो फिर T4 प्रोड्यूस होगा. ओके, सो बेसिकली आई मीन टू से दैट the two biologically active thyroid hormones such as T3 and T4, tetraiodothyronine and tetraiodothyronine is usually called as thyroxine and T3 is called as triiodothyronine. ये दोनों का भी मैंने आपको बता दिया है कि T4 मतलब कि जहाँ पे 4 आयोडीन मॉलिक्यूल लिंक होते हैं और जहाँ पे 3 आयोडीन मॉलिक्यूल लिंक होते हैं उसको बोला जाता है T3, दैट इज कॉल्ड एज triiodothyronine. और इसका जो कॉमन प्रिकर्सर है वो टायरोसिन है जो अमाइनो एसिड है. ठीक है, नेक्स्ट difference between T3 and T4.
जाए डिफरेंस बिटवीन T3 एंड T4, सो इसमें क्या रहेगा, द बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ लाइक थायराइड हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड अबाउट 80 माइक्रोग्राम ऑफ T4, या थायराइड ग्लैंड जो है वो 80 माइक्रोग्राम्स ऑफ T4 बट ओनली 5 माइक्रोग्राम्स ऑफ T3 पर डे। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हॉर्मोन्स, तो इसमें से T3 जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, अराउंड 16 टाइम लेसर, एंड T4 जो है वो 16 टाइम ग्रेटर। मतलब 80 और 5:80 अगर देखा है तो 1:16 ये रेशियो हो जाता है। तो T4 ज्यादा प्रोड्यूस होता है, 80 माइक्रोग्राम्स पर डे प्रोड्यूस होता है बाय द थायराइड ग्लैंड, और T3 जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, इट्स अराउंड लाइक 16 टाइम लेसर देन दी T4। लेकिन अगर देखा जाए तो हाउएवर द T3 हैज अ मच ग्रेटर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, 10 टाइम्स ग्रेटर एक्टिविटी जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी T4 का T3 का है। मतलब T3 जो है वो ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा देन दैट ऑफ दी T4। तो एन एडिशन 20, अभी मुझे ये बोलना है कि जो एक्टिव ज्यादा है, लाइक T3 हैज एन बायोलॉजिकल एक्टिविटी 10 टाइम्स ग्रेटर देन T4, लेकिन उसका प्रोडक्शन 16 टाइम लेसर है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे ये बोलना है दैट दी जो ज्यादा एक्टिव हार्मोन है T3, उसका ही प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। ये तो थायराइड ग्लैंड का लाइक ये एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है कि प्रोडक्शन ऑफ T4 इज ग्रेटर एंड T3 इज लेसर, नो प्रॉब्लम। लेकिन पेरिफेरल जो है मतलब थायराइड ग्लैंड के बाहर जो पेरिफेरल सर्कुलेशन रहेगा, उसमें एक्चुअली देयर इज अ से कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। मतलब जो ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव है T3, उसका उसमें जो है उसका प्रोडक्शन बाहर हो जाता है। प्रोडक्शन मतलब कि वो कहां से प्रोड्यूस होता है? T4 से ही प्रोड्यूस होता है। आई मीन टू से दैट कि T4 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू T3, T4 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू T3, और ये जो रहेगा बाय पेरिफेरल डी आयोडिनेशन, पेरिफेरल मोनो डी आयोडिनेशन। मतलब अगर T4 जो है जिसमें 4 आयोडीन है, उसमें से अगर एक आयोडीन निकाल दिया गया तो देयर विल बी अ ओनली 3 आयोडीन रिमेन्स ओवर देयर, या T4 का कन्वर्जन T3 में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? T4 का जो कन्वर्जन है वो T3 में हो जाएगा बाय मोनो डी आयोडिनेशन, बाय मोनो डी आयोडिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वन आयोडीन, एंड देयर इज अ हेंस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ लाइक ये जो होता है वो अराउंड 25 माइक्रोग्राम्स पर डे रहेगा। Why the iodine is important in thyroid hormone? अभी जो आयोडीन है वो इंपॉर्टेंट होता है। हमने बोला कि जैसे T3, जैसे हमने T3 T4 का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके अंदर जो है वो दैट वी हैड सीन दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल विद द थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, जैसे कि T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल बोलने के बजाय 4 आइटम्स हम लोग बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। एंड ट्राइआइडोथर्मोनिन दैट इज T3 है, T3 में 3 जो है वो आयोडीन है। इसका मतलब आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस थायराइड हार्मोन्स। आप देख सकते हो दिस इज अ बायोसिंथेसिस रिएक्शन फॉर दिस T3 एंड T4, जिससे टायरोसिन से जो है वो T3 या T4 प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय आयोडीनेशन। आयोडीनेशन मतलब यहाँ पे आयोडीन लगेगा इनटू इनकॉर्पोरेट द आयोडीन इनटू दिस टायरोसिन रेसिड्यू टू फॉर्म T3 एंड T4। तो इसका मतलब यहाँ पे आयोडीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस T3 एंड T4। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी। चलो अभी ये जो है हमको जो आयोडीन मिलता है कहाँ कहाँ से मिलता है? आयोडाइज सॉल्ट से मिलेगा, आयोडाइज ब्रेड से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। वी नीड आयोडीन ना, क्योंकि T3 T4 प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के अंदर होना है, तो इसलिए इनपुट जो लगता है वो आयोडीन लगता है। बिकॉज टायरोसिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, या टायरोसिन जो ऑलरेडी उधर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी रहेगा। लेकिन हमको लगेगा बाहरी सोर्स से, दैट इज दी आयोडीन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। आयोडीन मेटाबॉलिज्म। तो अभी जो आयोडीन है, मैंने बोला कि डाइटरी सोर्सेज से हम लोग लेते हैं, तो जीआई ट्रैक्ट से आयोडीन जो है वो अपटेक उसका होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन अगर देखा जाए तो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आयोडीन जो है वो अपटेक किया जाता है इनटू द थायराइड ग्लैंड्स। आयोडीन टेकन बाय द थायराइड ग्लैंड बाय ऑक्सीडाइज वे, या ऑक्सीडाइज आयोडीन जो है वो लिया जाएगा। रिड्यूस आयोडीन का ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्जन करने के बाद जल भी ऐसे ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ आयोडीन कैन बी टेकन इनसाइड दी मतलब जो डायरेक्ट रिसोर्सेज से आयोडीन हमको मिलता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। उसका पेरोक्साइड जो एंजाइम है that are able to cause the oxidation of these reduced form of iodine to the oxidized form,
and that then this oxidized form can be absorbed, taken by the thyroid glands in order to go for the production of the T3 and T4. नेक्स्ट स्टेप फॉर प्रोडक्शन इज थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन ये प्रोटीन होता है पिट्यूटरी, इसके लिए चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. थायरोग्लोबुलिन क्या है वो हम लोग देख लेंगे. वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन. दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ या ट्रांसफर सेक्शन. अगर हम लोग देखें थायराइड ग्लैंड्स का, तो उसके अंदर बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं. आपको जो राउंडेड शेप्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स. एंड द थायराइड फॉलिकल इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स. जो मिडिल में रहेगा फॉलिकल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर कैविटी. तो ये यहाँ पे जो है हमने देखा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल, सिंपल फॉलिकल्स. द थायराइड ग्लैंड्स कंटेन्स न्यूमरस फॉलिकल्स. नंबर ऑफ फॉलिकल्स उसके अंदर होते हैं. कंप्लीट एक राउंड शेप जो आपको दिख रहा है वो एक कंप्लीट फॉलिकल रहेगा. फॉलिकल में के जो सराउंडिंग सेल्स है दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स. उस दो फॉलिकल के बीच में जो रहेगी वो पैराफॉलिकुलर सेल्स रहेगी. एंड द कैविटी इनसाइड द फॉलिकल इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर कैविटी. अभी फॉलिकुलर कैविटी के अंदर जो है वो स्टोरेज होता है थायराइड हार्मोन्स का. वो कैसे होता है हम लोग आगे देखने वाले, आगे की साइड में देखने वाले. नाउ यू कैन सी दैट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयोडीन जो है वो, आयोडीन का इंटेक अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है. दिस इज अ ब्लड वेसल्स जिसके अंदर आयोडीन आपको ऑरेंज कलर के जो रेसिड्यू दिख रहे हैं वो दीज आर द एक्चुअली आयोडीन रेसिड्यू विच इज प्रेजेंट इन अ ब्लड. एंड ब्लड मतलब कि ब्लड वेसल्स रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड. ये जो आपको एंटायर दिख रहा है ये एक फॉलिकुलर सेल्स की हम लोग बात करें. ठीक है, नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एक्यूमुलेट. आप देख सकते हो कि ये जो ये फॉलिकल है, दिस इज द फॉलिकल. लेफ्ट साइड में आपको फॉलिकल अभी दिख रहा है. ठीक है, यू कैन सी द फॉलिकल. एंड इन दिस फॉलिकल सराउंडिंग में आपको ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं. मतलब दिस इज अ ब्लड सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड. ओके, दिस इज अ ब्लड सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड. फॉलिकल ऐसा होता है जिसमें जो फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ रहेगा, मिडल में जो रहेगी वो फॉलिकुलर कैविटी रहेगी, एज वेल एज देयर इज अ ब्लड सप्लाई. ये जो आपको मतलब पिंक शेप के आपको ओवल शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस आर द ब्लड वेसल्स. ठीक है, जो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन में ब्लड वेसल्स आपको इस तरह से दिखेंगे. ब्लड वेसल्स है मतलब ब्लड सप्लाई है. ब्लड सप्लाई है मतलब हम लोग जो डायटरी सोर्स से आयोडीन ले रहे हैं वो ये ब्लड सप्लाई के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू थायराइड फॉलिकल में थायराइड फॉलिकल्स को प्रोवाइड किया जाएगा. नाउ सिंगल फॉलिकुलर सेल वी आर गोइंग टू एक्सटेंड. ठीक है, सिंगल जो है वो फॉलिकुलर सेल हम लोग एक्सटेंड यहाँ पर किए जा रहे हैं. ओके, सिंगल फॉलिकुलर सेल को हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे लार्जर वे में देख रहे हैं. ठीक है, आपको दिख रहा है एक जो स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर के अंदर एक ब्लड वेसल्स फोकस की जा रही है और एक सिंगल जो फॉलिकुलर सेल है उसी को हम लोग यहाँ पे एनलार्ज करके देख रहे हैं. ठीक है, नाउ सी यू कैन सी दैट द ब्लड वेसल्स वाला जो पार्ट था उसके अंदर आयोडीन हमको मतलब डायरेक्ट सोर्स से जो मिला है, दैट आयोडीन विल टेकिंग एंट्री इनटू द फॉलिकुलर सेल्स थ्रू दिस TSH सेंसिटिव आयन पंप. थ्रू दिस TSH सेंसिटिव आयन पंप. देन देयर इज ये लेफ्ट पार्ट में ये जो है दिस इज अ फॉलिकल जिसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे देख रहे हैं. तो दिस इज अ पार्ट विच वी आर कॉलिंग अ ब्लड वेसल. ठीक है, जहां से आयोडीन आपको दिख रहा है. नाउ द आयोडीन विच इज टेकन थ्रू द डायरेक्ट सोर्सेस विच विल गेट एब्जॉर्ब इनटू और अपटेक इनटू दिस थायराइड फॉलिकल या फॉलिकुलर सेल. एक एक सेल के अंदर ये इनटेक होगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो जो आयोडीन है वो इनटेक किया जा रहा है बाय दिस TSH सेंसिटिव आयन पंप. TSH सेंसिटिव आयन पंप. यहाँ से जो आयोडीन का एंट्री हो रहा है, फिर देयर इज अ डिफ्यूजन होने के बाद में जो आयोडीन है, आयोडीन विल टेकिंग एंट्री इनटू द फॉलिकुलर कैविटी. इस वे में अभी ये ट्रांसफर हुआ जा रहा है. ठीक है, आयोडीन का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है फ्रॉम दैट ब्लड वेसल्स थ्रू दिस फॉलिकुलर सेल्स. फिर वहां पे जो थायराइड पेरोक्साइडेज है वो उसको ऑक्सीडेशन करेंगे और देन आफ्टर दैट ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन विल एंटर इनटू द फॉलिकुलर कैविटी, जहां पे ऑलरेडी प्रेजेंस है थायरोग्लोबुलिन. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थायरोग्लोबुलिन. और जो थायरोग्लोबुलिन है उसके अंदर बहुत सारे टायरोसिन रेसिड्यू रहते हैं. मतलब थायरोग्लोबुलिन इज कॉल्ड एज इट्स अ प्रोटीन. एक्चुअली थायरोग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन है. प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, यू नो दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. और ये जो थायरोग्लोबुलिन है इसके अंदर बहुत सारे टायरोसिन रेसिड्यू होते हैं. टायरोसिन का आयोडीनेशन होने के बाद में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4. ये हमने पहले ही रिएक्शन में बायोसिंथेसिस में देख चुके हैं.
ठीक है, तो ये जो थायरोग्लोबुलिन है इनसाइड द फॉलिकुलर कैविटी, सो दिस थायरोग्लोबुलिन कंटेन्स नंबर ऑफ टायरोसिन। अभी जो आयोडीन इनटेक हुआ है तो वो जाकर के क्या करेगा, थायरोग्लोबुलिन के जितने भी टायरोसिन रेसिड्यू रहेगी उसको आयोडीनेशन कर देगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 एंड इट विल बी इन अ रिजर्व फॉर्म। ये जो T3 T4 यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे क्योंकि थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन है, एंड दैट टायरोसिन का क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोडीनेशन हो रहा है, मतलब जो आयोडीन आया है आयोडीन ने क्या किया है, आयोडीनेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इट हैज बीन डन इनटू दिस थायरोग्लोबुलिन, पर्टिकुलरली थायरोग्लोबुलिन से भी टायरोसिन रेसिड्यू जितने भी अमीनो एसिड है उन सब का क्या कर देंगे, आयोडीनेशन कर देंगे, कुछ T3 बनेंगे कुछ T4 बनेंगे ना। आफ्टर दैट T3 एंड T4 जो भी रहेगा वो रिजर्व फॉर्म में यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो फॉलिकुलर कैविटी है इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत सारे ऐसे T3 T4 फॉर्म होकर के वो स्टोर रहेंगे। फिर जब रिक्वायर्ड है तब जाकर के फॉलिकुलर सेल्स में एंडोसाइटोसिस होगा, द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस विल बी देयर। फिर लाइसोसोम्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, लाइसोसोम्स, और जाकर के फिर T3 T4 को सेपरेट करेंगे। T3 T4 जो है वो अलग यहाँ पे हो जाएंगे, फिर T3 T4 नाउ इट्स इंडिविजुअल वन। अब ये स्टोर फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में है, एंड दिस विल गेट डिफ्यूज्ड। डिफ्यूजन होने के बाद में विल एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स, या ब्लड के अंदर समझ आ रहा है क्या, ब्लड के अंदर पोर किया जाएगा T3 और T4 को। तो नाउ the T3 hormone and T4 hormone has been produced by the thyroid gland by the uptake of iodine and it has been secreted। या हमको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इट्स सब्जेक्टेड टू सीक्रेट, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है विच सब्जेक्टेड टू सीक्रेट इट्स प्रोडक्शन इनटू द ब्लड वेसल। तो यहाँ पे T3 T4 प्रोड्यूस होकर के ब्लड वेसल्स में सीक्रेट हो चुके हैं। नाउ दिस T3 and T4 हैविंग समवट डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्ट मतलब एज सच वो ब्लड में फ्लो या ट्रांसपोर्टेशन उसका नहीं हो पाता है, इसके लिए इट टेक्स हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स वी कॉल थायरो या थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स है, या दैट इज कॉल्ड ट्रांसथेरेटिन, या तो अल्बुमिन है। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स का हेल्प लेगा, दिस हार्मोन विल बाइंड विद द प्रोटीन्स एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ से वी कैन से दैट देयर इज अ से ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस T3 एंड T4 का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर we can say that there is a say distribution, ठीक है, distribution of this T3 and T4 in into the yeah all over the body through the blood circulation। तो समझ में आ गया, प्रोडक्शन ऑफ T3 and T4, प्रोडक्शन ऑफ T3 and T4, उसके बाद secretion of the T3 and T4, secretion of T3 and T4 into the blood and then transport of T3 and T4 with the help of this somewhat protein या कैरियर जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं वो बाइंड करके इसको ये करते हैं। वी कैन से दैट दीज आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो है वो T3 T4 प्रोडक्शन का जो है देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड which is controlling the production of T3 and T4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पहले तो द प्रोडक्शन ऑफ T3 and T4, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पहले तो TR हाइपोथैलेमस जो है वो TRH रिलीज करेगा, दैट वी कॉल thyroid hormone releasing hormone released by the thyroid, released by the hypothalamus which will be act on the anterior lobe। anterior lobe पे ये जो है TRH act करेगा, फिर anterior lobe of pituitary will produces the TSH, thyroid stimulating hormone। that TSH will stimulate to the thyroid gland for the uptake of the iodine for the production of the thyroid gland, thyroid hormones, and then thyroid gland will produce T3 and T4 and these T3 and T4 are going to be secreted into the blood। अभी ये जो है ये कैसे फीडबैक मैकेनिज्म या TRH कब स्टिमुलेट होगा, कब रिलीज होगा TRH, तो इसका मैकेनिज्म रहेगा दैट दिस इज बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। ये वाला जो पार्ट है वो फीडबैक मैकेनिज्म का पार्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 अगर हो रहा है, देयर इज से इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 इन अ ब्लड रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन द ब्लड इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सिग्नल विल गोइंग टू बी टू द हाइपोथैलेमस को फीडबैक जाएगा कि देयर इज से टू स्टॉप टू रिलीज TRH। ठीक है, और
फिर टीआरएच रिलीज होना स्टॉप हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करना भी स्टॉप कर देंगे। टीएसएच रिलीज कम करना अगर स्टॉप हुआ तो टीएसएच विल नॉट एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द फर्दर थायराइड हार्मोन्स, मतलब वहां पे रेगुलेट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल अगर कम होता है तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर अगर कम होता है तो अगेन सिग्नल विल गो टू द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द टीआरएच। फिर टीआरएच रिलीज होने के बाद में that TRH will act on the anterior lobe of the pituitary gland, then pituitary will produce TSH, then TSH will act on the thyroid gland and production of the thyroid hormone। मतलब जब अगर एक्सेस हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा था और हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अभी आगे प्रोडक्शन रोकना है। ठीक है, और अगर सपोज थायराइड हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाता है तो इन दैट केस द सिग्नल विल गोज टू दिस हाइपोथैलेमस टू स्टॉप टू रिलीज टीआरएच। तो फिर आगे पूरा जो प्रोसेस रुक जाएगा या फर्दर जो प्रोडक्शन है थायराइड हार्मोन का वो रुक जाएगा। दैट आई मीन टू से, एंड दिस इज द वे, दिस वी कॉल अ फीडबैक मैकेनिज्म। इसको क्या बोला जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। अभी जो थायराइड हार्मोन्स आर नॉट वेरी सोल्युबल इन वाटर एज आई टोल्ड, but they are lipid soluble, thus they are found a certain circulation associated with the binding proteins के साथ बाइंड होके ब्लड के साथ वो सर्कुलेट होगा। थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन 70% जो हार्मोन इसको बाइंड होता है, और प्री एल्ब्यूमिन एक रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसथेरेटिन, इसको 15% जो है प्रोटीन बाउंड होगा और 15% एल्ब्यूमिन को बाइंड होता है। मतलब टोटल अगर 100% जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टोटली प्रोटीन बाउंड ही रहेगा। मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोटीन बाउंड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, फ्री फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। देन लेस देन 1% ऑफ थायराइड हार्मोन फाउंड इन फ्री इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ओनली फ्री एंड एल्ब्यूमिन बाउंड थायराइड हार्मोन इज बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर द टिश्यूज। ठीक है, तो मतलब उसका मैकेनिज्म है कि वो कैसे बाइंड होके कैसे वो कितना एक्टिव होता है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। One of the major advantage of this system is that the thyroid gland is capable of storing many weeks worth of thyroid hormones coupled with the thyroglobulin। मतलब मैंने बोला कि जो थायराइड हार्मोन है वो थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में थायराइड फॉलिकल के अंदर स्टोर रहते हैं। जब जरूरत रहेगी तब जाके वो आगे सिक्रीशन उसका होगा। मतलब दे आर रेडी एंड दे हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इनटू द फॉलिकुलर कैविटी एक्चुअली। तो जब जरूरत है तब जब लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिक्रेशन होकर के हमको थायराइड हार्मोन का लेवल या जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। अभी ये है कि कोल्ड स्ट्रेस, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे फीडबैक मैकेनिज्म होता है। टीआरएच रिलीज होगा, रिलीज ऑफ दी T3 एंड T4 वो सब, और कंट्रोल कैसे होता है। हाइपर बॉडी टेम्परेचर कम होगा जब हार्मोन लेवल कम होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा जब हार्मोन लेवल बढ़ता है। So this is all about the feedback mechanism. Action of the thyroid hormone में अगर देखा जाए तो normally these thyroid hormones required in a T3 हो, उसमें से T3 जो ज्यादा biological active no problem, but T3 and T4 are required for various metabolic reactions। ये जो है T3 T4 जो है वो various metabolic reaction में help करते हैं, या overall metabolism जो है वो they are going to help in the metabolism मतलब carbohydrate metabolism हो, fat metabolism हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए thyroid hormones are essential for the normal growth of the tissues yes सिस्टम सच एज, मतलब ओवरऑल ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जो है वो थायराइड हार्मोन मेंटेन करता है। अगर लेवल कम हो जाए तो बीएमआर कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन अगर कम होता है तो इन दैट केस द बॉडी इज शोइंग लेथर्जी या वीकनेस, ये सब चीजें वहां पे आ सकती है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स अगर देखा जाए, ये तो हमने देख लिया है कि कैसे, लाइक इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट the thyroid hormone can be able to थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है। देखिए आप यहाँ पे T3 T4 जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में, मैनेजर ऑफ आरएनए मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ग्रोथ में, इट इंक्रीजेस द, ये सब मतलब मैकेनिज्म है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके एक्शंस यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट जो है होल बॉडी इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, वेंटिलेशन बढ़ेगा, फूड इंटेक बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, CO2 इंटेक बढ़ेगा, वेंटिलेशन, यूरिया, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक रेट जो है ये बढ़ाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन का अपटेक भी बढ़ाता है, एंड ओवरऑल इट विल इंक्रीजेस दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको जो है वो
बीएमआर जो बढ़ाता है, बीएमआर मतलब ओवरऑल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली देयर में बी इंक्रीज इन द एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो बॉडी का जो नीड है एनर्जी का वो फुलफिल हो जाएगा, एंड देयर इज नो लेथर्जी, लैक ऑफ एनर्जी नहीं होगा, एनर्जाइज्ड सिस्टम रहेगा, एनर्जाइज्ड बॉडी रहेगा, एक्टिव रहेगा। थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, अर्ली ऑनसेट, डिले इन एंड इनकम्प्लीट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसके हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, अगर थायराइड, अगर अभी चलो ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म कब होगा, इफ देयर इज अ से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जितना आयोडीन हमको इनटेक लेना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी थायराइड हार्मोन्स, वो फिर आयोडीन हमको अगर डाइटरी सोर्सेज से नहीं मिल रहा है, दैट वी कॉल अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन रुक जाता है। थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन अगर रुकेगा तो इट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसमें जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में या गॉइटर होता है नॉर्मली, आपको पता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। तो ये क्यों होता है, बिकॉज द सिग्नल्स आर, ये जो फीडबैक मैकेनिज्म अभी हमने देखा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो जैसे कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो क्या होता है कि स्टिमुलेशन विल गोज टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन जाने के बाद में हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करता है, फिर टीआरएच जो है वो एंटीरियरी पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियरी लोब के ऊपर, और फिर एंटीरियरी लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज दी टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर टीएसएच जाकर के थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करता रहेगा, एंड बट ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा, एंड इफ देयर इज नो आयोडीन इन अ ब्लड, क्योंकि अपटेक ऑफ आयोडीन भी जरूरी है, ये सब स्टिमुलेशन तो होगा, नो प्रॉब्लम। थायराइड थायराइड जो हमने बोला टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये नॉर्मली वो पंप के ऊपर एक्ट करता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली वी आर कॉलिंग सोडियम आयोडीन जो पंप है, जो अपटेक ऑफ आयोडीन लेता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द फॉलिकुलर सेल, तो वहां पे जाके एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, लेकिन देयर इज नो आयोडीन टू द डाइटरी सोर्स, मतलब ब्लड के अंदर आयोडीन है ही नहीं। तो इन दैट केस क्या होगा, ये एम्प्टी साइकिल चलता जाएगा। एम्प्टी साइकिल चलने की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि फ्लोरमिल, हमको पता है फ्लोरमिल, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं, लाइक ग्रेन्स वी आर गिविंग व्हीट या फिर जवार है या इस तरह का जो ग्रेन्स है, हम लोग उसको इनपुट देते रहते हैं फ्लोरमिल को, और फ्लोरमिल जो है वो आगे फ्लोर जो प्रोडक्शन है उसका होकर के फ्लोरमिल रन होकर के हमको फ्लोर मिलता रहता है, दैट इज आउटपुट। तो इनपुट क्या रहेगा, ग्रेन्स, आउटपुट रहेगा फ्लोर, ठीक है, व्हीट फ्लोर है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ग्रेन या इनपुट दिया नहीं, या व्हीट ग्रेन जो है हमने इनपुट किया ही नहीं, और जो मिल को या फ्लोर मिल को ऐसे ही एम्प्टी रन होने दिया, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर उसके फ्रिक्शन होता रहे, अंदर ही अंदर फ्रिक्शन होने की वजह से वो डिटोरिएट होगी, मशीन जो है या मिल जो है वो डिटोरिएट हो जाएगी। तो लाइक इन सेम वे यहाँ पर भी ऐसे होता है कि आयोडीन जो है वो फीड है, वो इनटेक है, आयोडीन अवेलेबल ही नहीं है, और एम्प्टी रनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये जो प्रोडक्शन का साइकिल है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये कंटिन्यूअसली रन होता रहता है। एम्प्टी रनिंग, आई मीन टू से, जैसे एम्प्टी रनिंग ऑफ फ्लोर मिल है, वैसे एम्प्टी रनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज देयर, साइकिल रनिंग होगा, और जिसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ इनटेक, लैक ऑफ द वी कॉल इनपुट, लैक ऑफ इनपुट की वजह से डिटोरेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगा। जैसे डिटोरेशन ऑफ फ्लोर मिल होता है, वैसे डिटोरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, देयर इज एज अ रिजल्ट इनटू इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड बेसिकली दैट इज ड्यू टू द डिक्रीज या डिक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन या डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। एडल्ट्स में जो है वो मिक्सोडियमा होता है, जिसका ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर, जैसे कि टायरनेस होगा, लेथर्जी होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है डिक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, स्लोइंग ऑफ द, एज आई टोल्ड के थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो थायराइड हार्मोन का अगर डेफिशिएंसी होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, तो दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन, या मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंड जैसे वेट लॉस, सॉरी वेट गेन हो सकता है, एंड गॉइटर भी हो सकता है, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, ये सब उसके लाइक ऑल दीज आर द डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। हाउएवर द हाइपरथायरॉयडिज्म रिलेटेड विद द गॉइटर आल्सो। चलो ये तो आपको पता है, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट जो है, दिस इज ऑल अबाउट T3 एंड T4। मतलब ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ, इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी है, वी हैड सीन द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, देन व्हाट वी हैड सीन T3 T4 कैसे बनता है, टायरोसिन से बनता है, एज वेल एज इनटेक ऑफ आयोडीन या एग्जैक्टली बायोसिंथेसिस होने के बाद में, एज वेल एज द फीडबैक मैकेनिज्म और द रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच विल कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, ये हमने देखा है, ठीक है।
तो इसमें है नाउ नाउ वी मूविंग टू द ड्रग्स व्हिच आर एंटी थायराइड ड्रग्स. एंटी थायराइड ड्रग्स नॉर्मली द एंटी थायराइड ड्रग्स आर टू बी टेकन इनटू द या एंटी थायराइड ड्रग्स कब लिए जाएंगे? हाइपर थायराइडिज्म में लिए जाएंगे, जहाँ पे जो थायराइड का प्रोडक्शन हाइपर हो गया है या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन अगर हो गया है, दैट लीड्स टू हाइपर थायराइडिज्म. एंड हाइपर थायराइडिज्म में फिर हम लोग जो है वो एंटी थायराइड ड्रग देंगे. वेयर इन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म अगर हुआ है तो वी विल नॉट टेक द एंटी थायराइड ड्रग्स, विल टेक द थायरोक्सिन. जैसे कि जहाँ पे हार्मोन का लेवल अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो एक तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आयोडीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आयोडीन का डेफिशिएंसी दूर हो जाएगा और प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 कैन बी पॉसिबल. और दूसरी बात ये हो सकती है कि वी कैन टेक अ डायरेक्टली थायराइड हार्मोन एज ए सप्लीमेंट. जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन लिया जाता है और हार्मोन इज डायरेक्टली टेकन. उसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म में जहाँ पे थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया है, इन दैट केस वन कैन टेक दी थायराइड हार्मोन डायरेक्टली सच एज T4. नॉर्मली कौन सा लिया जाता है? थायरोक्सिन लिया जाता है, थायरोक्सिन. और थायरोक्सिन का स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही देखा है, जिसमें लाइक दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल आयोडीन सॉरी दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल और 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स और 4 आयोडीन आयंस आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म T4. T3 और T4 दोनों के स्ट्रक्चर्स हमने बायोसिंथेसिस में भी देखे थे. अगर आपको देखना है तो एक बार फिर से रिव्यू हम लोग कर सकते हैं. बट आई मीन टू से दैट कौन सी चीज कब लेना है, कौन से ड्रग कब लिए जाएंगे. थायरोक्सिन अगेन हार्मोन है और ड्रग भी है. जैसे इंसुलिन हम लोग बोलते हैं ड्रग है, हार्मोन है नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्रग जैसा हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं. लेकिन सेम वे थायरोक्सिन जो ये भी हार्मोन रहेगा. एंड वी आर टेकिंग पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो हम लोग थायरोक्सिन या T4 जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं. Whereas अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, वी कॉल हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इन दैट केस वी आर टेकिंग दीज ड्रग्स. कौन से ड्रग लेते हैं हम लोग? लेते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स. ठीक है, वी आर टेकिंग दीज एंटी थायराइड ड्रग्स. एंटी थायराइड ड्रग्स में अगर क्लासिफिकेशन देखा है तो आयोडाइड आयंस है, जैसे कि इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स है. उसके बाद में थायोमाइड्स है, थायोमाइड्स में प्रोपिलथायोरेसिल, कार्बिमाजोल एंड सल्फागोनिडिन. उसके बाद में एरोमेटिक अमाइंस एंड फिनोल्स, फॉर एग्जांपल सल्फागोनिडिन, पैरामोनोसैलिसिलिक एसिड, रिसोर्सिनॉल डेरिवेटिव एंड दी फ्लोरोग्लिसरॉल, एज वेल एज लिथियम सॉल्ट है, लिथियम कार्बोनेट. अभी ये सब जो ड्रग्स है, दीज आर एक्चुअली द वी कॉल दीज ऑल ड्रग्स, these all are the anti-thyroid drugs which we are taking in the treatment of the hyperthyroidism. ठीक है, आयोडाइड्स, थायोमाइड्स, एरोमेटिक अमाइंस एंड लिथियम सॉल्ट, ये सब के सब जो है वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम करते हैं बाय द पर्टिकुलर मैकेनिज्म. बाय मैकेनिज्म जो आपको पीएनटी में पढ़ोगे, जस्ट हमको यहाँ पे केमिकल नेचर उसका देखना है ड्रग का. So when we are going to see the carbimazole and methimazole, तो इसमें azole, actually these are the azole derivatives. You can see that there is a presence of the 5-membered ring which are having 2 nitrogen, मतलब imidazole है, इसमें भी imidazole है. और अगर imidazole के बजाय अगर देखा है तो imidazole में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, तो we are calling imidazoline. एंड अगर उसका नंबरिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 4 5 imidazoline या we are calling इमिडाजोलिन है. चलो एक ही डबल बॉन्ड है इसलिए ये इमिडाजोलिन है, इतना आपको याद रखना है. इसके स्ट्रक्चर्स तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट वी आर गोइंग टू सी फॉर इट्स केमिस्ट्री, रेफरिंग इट्स केमिस्ट्री बाय द नेम दैट इट इज एंड्स विद अजोल. अजोल है मतलब ये इमिडाजोल डेरिवेटिव रहेगा. ठीक है, इमिडाजोल डेरिवेटिव, इमिडाजोल मतलब कि जो 5 मेंबर रिंग है containing 2 nitrogen 1 3 position relative position 5 member ring, and carbimazole, methimazole. उसके बाद में इसमें सल्फर भी लिंक है एक्चुअली, दोनों भी आप देखो. लाइक इफ यू आर गोइंग टू सी द कार्बिमाजोल, सल्फर है, यहाँ पे भी थायोल ग्रुप है मेथिमाजोल में भी. ठीक है, एंड देयर इज अ से OCH2CH3, OCH2CH3. सॉरी, एक्सक्यूज मी. हाँ, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स अगर देखा जाए तो कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल बोथ
देयर इज द प्रेजेंस ऑफ CH3 मिथिल ग्रुप तो है ही है, नो प्रॉब्लम। ओके, मिथिल ग्रुप तो प्रेजेंस है ही है, इसलिए कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल में भी मिथिल है, ओनली मिथिल है। कार्बिमाजोल में दिस कार्बोक्सी ग्रुप भी है, OCH2CH3 वी कॉल कार्बोक्सी ग्रुप, OCH2CH3, या वी कॉल इथॉक्सी ग्रुप ये है, या COOCH3। चलो ठीक है, लेकिन कार्बिमाजोल, मिथिमाजोल, इसमें स्ट्रक्चर में अगर देखा तो बेसिकली वी कैन सी दैट बोथ आर दी अजोल डेरिवेटिव, इमिडाजोल इसके अंदर है, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेथिमाजोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, स्ट्रक्चर तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिमाजोल इफ यू आर गोइंग टू सी, so it's actually methimazole is it is a white or puff crystalline powder freely soluble in water and alcohol and chloroform, and for a long term control of the hyperthyroidism such as Graves disease, uses इसके uses रहेंगे that हाइपरथायरॉयडिज्म में नॉर्मली यूज होता है, जैसे कि ये एंटी थायराइड ड्रग है, एंटी थायराइड ड्रग्स नॉर्मली वी आर यूजिंग इन hyperthyroidism, that is again called as Graves disease, for the preparation of the patient for the hyperthyroidism prior to the thyroid surgery। मतलब अगर जिसका सर्जरी परफॉर्म करना है थायराइड रिलेटेड, तो वहां पे भी ड्रग्स दिए जाते हैं टू कंट्रोल द हाइपरथायरॉयडिज्म। फॉर द टेम्पररी कंट्रोल ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म आफ्टर iodine-131 थेरेपी, मतलब ये जो iodine-131 है नॉर्मली ये रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, और ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है नॉर्मली इट हैज बीन गिवन इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर या आयोडीन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड अगर कैंसर है तो इन दैट केस iodine-131 दिया जाता है। iodine-131 गिव्स दी फॉल्स प्रोडक्शन ऑफ दी, क्योंकि iodine-131 मतलब ये एक रेडियो एक्टिव आयोडीन है, और आयोडीन ही है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल आयोडीन का इंटेक होता है उस तरह से iodine-131 का भी इंटेक होगा, एंड देयर इज अ से मे बी प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स ड्यू टू इंटेक ऑफ दिस iodine-131, और जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म इंड्यूस हो सकता है। और अगर iodine-131 अगर इंड्यूस उसकी वजह से अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो इन दैट केस अगेन दीस एंटी थायराइड ड्रग्स कैन बी गिवन which will prevent the excessive production of these thyroid hormones। मेथिमाजोल टैबलेट IPBP के फॉर्म में रहेगा, टैपाजोल इज द ब्रांड नेम। नेक्स्ट, प्रोपिल थायोरेसिल, नेक्स्ट ड्रग जो है वो प्रोपिल थायोरेसिल। यू कैन सी दैट यूरेसिल जो एक नाइट्रोजनस बेस है उसी हिसाब से रहेगा, दैट इज इट विल बी अगेन हैविंग 6 मेंबर रिंग, पिरामिडियन रिंग इसके अंदर है। स्ट्रक्चर एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, just we are going to see the physical properties। It's a pale cream color crystalline powder, odorless है, has a bitter taste, slightly soluble in water and alcohol as well as in chloroform, and soluble in the alkali hydroxide। for the इसके uses जो रहेगी long term control of the hyperthyroidism में definitely, as well as for the preparation of the patient same uses। iodine-131 से reduce जो hyperthyroidism होता है उसमें भी हम लोग ये ड्रग यूज कर सकते हैं in order to prevent the overproduction of the thyroid hormones। फॉर्मुलेशन अगर देखा जाए तो टैबलेट है, and Propacil is a brand। नेक्स्ट है कार्बिमाजोल। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल जो है वो प्रोपिल थायोरेसिल, मिथिल थायोरेसिल एंड प्रोपेनॉल, ये सब ड्रग जो है वो लिए जाते हैं। या कार्बिमाजोल इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द मेथिमाजोल, एंड मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल रिलेटेड है। जस्ट द डिफरेंस इज दैट कि एडिशनल जो है वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप रहेगा,